सारा प्रणाम। मैं हूं अनुज शर्मा। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आज समय सरोकार में हम बात करेंगे नशे से जुड़े कारोबार पर। योगी राज में अब नशे से जुड़े अवैध कारोबारियों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने नशाखोरों और अवैध हुक्का बारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार एक्टिव मोड पर है। रोजाना नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने का काम लगातार किया जा रहा है और उसके अलावा अलग अलग तरह से चल रहे हुक्का बारों पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कारोबार से जुड़े कई लोगों को पुलिस ने अब तक जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और साथ ही भारी संख्या में नशीले पदार्थ भी बरामद किए जा रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 18 जिलों और 4 पुलिस कमिश्नरेट में अवैध मादक पदार्थों से युक्त हुक्का बारों के खिलाफ अभियान चलाया है। 342 हुक्का बारों में चेकिंग की गई है और 4338 मादक पदार्थों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। दबिश के दौरान भारी संख्या में अवैध हुक्का पाइप, अवैध तंबाकू चिलम, अवैध देशी विदेशी शराब, बियर, नशीला पाउडर, गांजा, चरस, हेरोइन, स्मैक, अफीम बरामद किया है और पुलिस ने कुल 702 मुकदमे दर्ज करते हुए 785 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़ी गई अवैध मादक पदार्थों की कीमत बाजार में 5 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह। संजीव, कितनी तेजी से इन अवैध हुक्का बारों के खिलाफ और जो अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अब तक जो कार्रवाई प्रदेश में की गई है, क्या पुलिस उसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखती है या ये कार्रवाई अभी नाकाफी है?
अवैध शराब की बिक्री है उस पे रोक लगाया जाए, हुक्का बार है उस पे रोक लगाया जाए, मादक पदार्थों की बिक्री पर जो है रोक लगाया जाए। अगर इस सरकार की बात की जाए यानी कि और सन 2000 अगर 22 की बात की जाए तो यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक की अगर बात की जाए तो अभी तक जो है अवैध शराब के खिलाफ करीब 50,615 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इससे कहीं ज्यादा जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और लाखों लीटर जो है अवैध शराब बरामद किया गया है। इसके अलावा अगर मादक पदार्थों की बात की जाए तो करीब 6,600 जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2022 तक और इसके अंतर्गत जो है 6,692 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर गौ तस्करी की बात की जाए तो करीब 2,733 जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 348 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, अगर मादक पदार्थों की बात की जाए तो सिर्फ अगस्त माह में 1 अगस्त से लेकर जो है 24 अगर अगस्त की बात की जाए तो कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में अफीम, गांजा और इसके अलावा जो है मार्फीन को भी बरामद किया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि लोग उड़ते पंजाब की बात करते थे, लेकिन जिस तरह से एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है और जो मादक पदार्थों की गिरफ्तारी हुई है तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो मादक पदार्थ की जो तस्करी है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हो रही है और इसी को देखते हुए जो है नार्कोटिक फोर्स का गठन किया गया जो कि लगातार एक के बाद एक जो है विभाग की ओर से भी दबिश दी जाती है। इसके अलावा जो है एसटीएफ को भी लगाया गया और लगातार जो है इसके बाद एक कामयाबी भी मिल रही है और ये कहा जा सकता है कि ये 21 अगस्त 2022 तक यानी चलाया जाएगा और इसके तहत जो जिस तरह सभी मैंने आपको गिरफ्तारियों की बात कही है, कितने लोग गिरफ्तार किया गया, कहीं ना कहीं ये संख्या में और इजाफा होगा। इसके अलावा अवैध शराब की बात की जाए, गौ तस्करी की बात की जाए या फिर मादक पदार्थों की बिक्री की बात की जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा जो है बरामदगी यूपी एसटीएफ कर सकती है। इसके अलावा जो है जो प्रदेश की पुलिस है वो जो है बरामद कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अब पहली बार 2022 की बात की जाए तो जीरो टॉलरेंस उन्होंने बात की थी और इसी नीति के तहत लगातार जो है अपराधियों पर भी अंकुश लगाया जा रहा है और साथ ही जो अवैध मादक पदार्थों की बिक्री है, चाहे वो शराब की बात की जाए या फिर अन्य मादक पदार्थ हो, उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी जी, जाहिर तौर पर बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टेक्निकली पॉइंट इसका क्या है। ये तमाम जो हुक्का बार शहर दर शहर खुलते चले जा रहे हैं, क्या इनको स्थानीय प्रशासन से किसी तरह के लाइसेंस, किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता पहले होती है? और किस आधार पर, यदि अनुमति की आवश्यकता होती है तो जाहिर तौर पर अनुमति लेने के बाद ही ये तमाम हुक्का बार खोले जाते हैं, लाइसेंस लेने के बाद ये तमाम हुक्का बार खोले जाते हैं, क्योंकि सरेआम इस तरह के हुक्का बारों का खोला जाना और शहर का ऐसा युवा जो अपने आप को मॉडर्न साबित करना चाहता है, जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में बिल्कुल खुद को अंधा किए जा रहा है, वो यहाँ जाकर रोज बैठता है और यहाँ पर जाकर बैठने को, नशा करने को अपनी शान समझता है, उसको मॉडर्निटी का नाम देता है। ऐसे हुक्का बारों को अब अवैध किस आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, ये कहा जा सकता है कि वैध के पीछे अवैध धंधा करने की बात ये कही जा सकती है क्योंकि अगर चाहे वो आबकारी विभाग की बात की जाए, जब भी कोई शराब की दुकान खोली जाती है तो लिया जाता है या फिर अगर हुक्का बार की बात की जाए तो आबकारी, इसके अलावा जो जिला प्रशासन होता है उससे भी जो है उसके लाइसेंस लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो लाइसेंस होता है वो किसी एक चीज के लिए होता है, लेकिन इसकी आज जो दुकानदार हैं वो कई अन्य सामानों की बिक्री करते हैं यानी कि नशीले पदार्थ को बेचते हैं, जिसके चलते जो युवा हैं वो भटक रहे हैं और यही कारण है कि जब इसकी सूचना आबकारी विभाग को, जिला प्रशासन या फिर पुलिस महकमों को लगती है तो वो इसके बाद जरूर देते हैं और यही कारण है कि जिस तरह से अफीम, गांजा और इसके अलावा चरस समेत अन्य जो मादक पदार्थ है उनकी लगातार जो है धरपकड़ की जा रही है, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा सकता है कि इन सब चीजों के बिक्री का कोई भी लाइसेंस नहीं होता है, न जारी किया जाता है क्योंकि ये सभी चीजें अवैध है। हुक्का बार जरूर ये कहा जा सकता है कि इसके लिए जो है लाइसेंस जारी किया जाता है, लेकिन इसकी आड़ में जो है जिस तरह से मादक पदार्थों की सप्लाई की जाती है, युवाओं को जो है भटकाया जाता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है अनैतिक है और यही कारण है कि इस तरह के जो धंधे हैं उसको रोकने के लिए पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जाती है और एक के बाद एक दबिश दी जाती है और यही कारण है कि एंटी नार्कोटिक फोर्स का जो गठन किया गया है वो 21 अगस्त तक जो है पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा और एक के बाद एक जो है दबिश भी दी जा रही है और इस पूरे प्रकरण में ये कहा जा सकता है कि अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कई 100 किलो जो है जो मादक पदार्थ है उनकी बरामदगी भी की गई है। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुक्का बार के नाम पर, हुक्के के नाम पर अन्य मादक पदार्थ, जो प्रतिबंधित मादक पदार्थ हैं,
उनको यहां परोसा जा रहा है। आप ये कहना व्यवस्था होते हैं, वहाँ पर जो है ये कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं, युवाओं को जो है वो उपलब्ध कराते हैं और उसके एवज में मोटा रकम वो उनसे लेते हैं। और यही कारण है कि यूपी एसटीएफ लगातार एक के बाद एक दबिश दे रही है और अभी तक जो है इस महीने में 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। संजीव, क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जहां से ये हुक्का बार के संचालक मादक पदार्थ को लेते हैं? जाहिर तौर पर प्रतिबंधक मादक पदार्थ कोई ओपन मार्केट में तो मिलता नहीं है, खुले बाजार में मिलता नहीं है, बहुत चोरी छुपे लाया जाता है। और आप जानते हैं कि अफीम यदि हम करें, अफीम की बात यदि करें, तो अफीम की जो सरकारी खेती है वो मध्य प्रदेश के केवल 7 जिलों में होती है पूरे देश में। जाहिर तौर पर अफीम की खेती यदि कहीं और होती है तो वो अवैध खेती है। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो बड़े बड़े रैकेट चला रहे हैं, ऐसे माफिया जो इन हुक्का बारों तक तमाम प्रतिबंधित मादक पदार्थों को पहुंचाते हैं? देखिए, जैसे कि हम मादक पदार्थ की बात कर रहे हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदावार की हम बात कर रहे हैं, ये जरूर है कि सरकार की ओर से लाइसेंस लेकर जो है पैदावार की जाती है। अगर हम लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी है, जो कि कभी अफीम की खेती के लिए जाना जाता था और आज भी जो है वहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार की ओर से जो है उसकी पूरी निगरानी रखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो अवैध मादक पदार्थ है उनसे जो है कहीं ना कहीं युवाओं को वो लोग इसका निशाना बनाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इन मादक पदार्थों में अच्छी खासी रकम उनको मिल सकती है और यही कारण है कि उनके निशाने पर युवा होते हैं। और जिस तरह से अवैध, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जब लगातार कार्रवाई कर रही है, यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, धरपकड़ कर रही है और मात्र अगस्त महीने में यानी कि 23 तारीख में, आज 25 तारीख, 23 तारीख में 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में, जैसा मैंने बताया कि 2 केजी जो है अफीम बरामद हुई है। इसके अलावा 210 ग्राम जो है मार्फिन, जिसकी कीमत जो है लाखों करोड़ों रुपए में, और इसके अलावा 550 किलोग्राम जो है गांजा जो है एसटीएफ ने बरामद किया है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की भी बात की जाए तो ऐसे ही भारी मात्रा में जो है पूरे प्रदेश में जो है मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मादक पदार्थों बहुत ऐसे मतलब जिनकी भले उपज उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन ये बाहर से लाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर अवैध शराब की बात की जाए तो हरियाणा की शराब यहाँ पे आती है उत्तर प्रदेश में, या फिर दिल्ली की अगर शराब की बात की जाए तो दिल्ली की शराब उत्तर प्रदेश में लाके यहाँ पे बेचते हैं। इसके अलावा जो बिहार जहाँ पर की शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो रास्ता है ज्यादातर जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर भारी मात्रा में जो है अवैध शराब को भी यहाँ पर पकड़ा गया। लाखों लीटर की अभी तक जो है बरामदगी हो चुकी है। कई हजार जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे प्रकरण में। जी, जाहिर तौर पर अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम शासन के, प्रशासन के, सरकार के संज्ञान में ये बात भी लेके आना चाहेंगे। हालांकि मैं साफ कर दूं संजीव कि जिस उदाहरण को मैं देने जा रहा हूं उस उदाहरण का मकसद कतई ये नहीं है कि छोटे व्यापारियों को परेशान किया जाए। मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी पान की दुकानें, छोटे छोटे पान के खोखे, छोटे छोटे पान की गुमटियां, जो गली दर गली, नगर दर नगर, गांव दर गांव, छोटे छोटे नुक्कड़ों और गलियों के हर मोड़ पर आपको एक पान की दुकान मिल जाएगी, छोटी छोटी गुमटियां मिल जाएंगी, छोटे छोटे खोखे मिल जाएंगे, सड़क के किनारे पान सिगरेट बेचने वाले लोग मिल जाएंगे। क्या सरकार के जहन में इतना है कि इनके पास भी कुछ ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिन पर पुलिस की पहुंच नहीं होती, क्योंकि बहुत छोटा व्यापारी है, लेकिन नशे का कारोबार, जहर का कारोबार यहां भी बदस्तूर जारी है। आपको बता दूं कि कुछ तो कंपनियां हैं ऐसी जो रजिस्टर्ड चल रही हैं, जो छोटी छोटी मुनक्का के नाम पर, टॉफी के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर, आयुर्वेदिक दवा के नाम पर, पान की दुकान पर छोटी छोटी टॉफियां, छोटी छोटी मुनक्का बेचती हैं। उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स को आप पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या चीज मिलाई गई है, क्योंकि सरकार का आदेश है, एफएसएसआई का आदेश है कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचें उसके रैपर पर आप ये मेंशन जरूर कीजिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें किन किन चीजों को मिलाकर बनाया गया है। उसमें आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा लिखा होता है इतने % विजया। आपको बता दूं कि विजया जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है,
भांग को संस्कृत में विजिया कहते हैं, यानी कि सुल्फे और चरस का ही एक तरह की वो गोली है जो 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए तक की इन छोटी छोटी पान की दुकानों पर बिकती है। लेकिन बड़े हुक्का बारों पर प्रशासन की निगाह जाती है और ऐसी कंपनियों पर, मैं कहीं कतई मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे व्यापारी एक गली के नुक्कड़ पर जमीन पर बैठकर सिगरेट बीड़ी बेचने वाले को आप परेशान कीजिए, लेकिन उसकी दुकान तक पहुंचाने वाले जो बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, जो इन गोलियों को बना रहे हैं, जो इन टैबलेट्स को बना रहे हैं, उन पर नकेल कसना जरूरी है। संजीव, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पटरी दुकानदार हैं, चाहे पान की दुकान वाले हों या फिर अन्य जो दुकान जहाँ पर इस तरह के सामान खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो स्लीपिंग मॉडल्स होते हैं, यानी कि जो सप्लायर उनके होते हैं, हेल्पर होते हैं, जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, वो बाहर से ले आकर उन्हें पैसे की लालच देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 10 की चीज जो है उनको 15 में बेचने की बात करते हैं, और आसानी से जो युवा है वो कहीं ना कहीं उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और यही कारण है कि उनको काफी ज्यादा इस पूरे सफर में मुनाफा होता है। और यही कारण है कि इस तरह के जो भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री होती है उसको रोकने के लिए लगातार जो है शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। भारी मात्रा में जो है जो मादक पदार्थ हैं अवैध, उनकी बरामदगी भी की जा रही है। जिस तरह से आप अभी एलोपैथ की बात कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि जो एलोपैथ की बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिसमें कि नशे की जो कहा जा सकता है एलिमेंट मिले रहते हैं, लेकिन उससे यही कारण है कि सरकार ने भी और इसके अलावा जो है जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी ये जारी किया था कि अगर पर्चे पे डॉक्टर लिखता है तो ही जो दुकानदार हैं, अंग्रेजी दवा यानी दुकान है, वो उस दवा को उपलब्ध मरीज को कराएं। लेकिन इसके बावजूद जो है कई ऐसे जो है मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पे इस तरह की जो दवाएं हैं वो मिल जाती हैं और उसको लेकर जो युवा नशा करते हैं, और इसको भी रोकने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर जिस तरह से गुटखा बार या फिर शराब की बात हो रही थी कि जो शराब की दुकानें होती, कहीं ना कहीं इससे जो है सरकार का राजस्व में भी एक फायदा होता है। तो ऐसे में जो है यही कारण है कि उन सभी चीजों पे ये भी लिखा रहता है कि ये सभी चीजें जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग इसका कह सकते उपयोग भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से अवैध जो मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार एसटीएफ है, एटीएस है, इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो एक के बाद एक कार्रवाई भी करते हैं, दबिश भी देते हैं, अभियुक्तों को गिरफ्तार भी करते हैं, भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी भी करते हैं। जी, आप हमारे साथ संजीव बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग यादव भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, सहारा समय पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जाहिर तौर पर आपकी भी कोशिश है, हमारी भी कोशिश है और सरकार की भी कोशिश है कि आज के युवा को किसी तरह से नशा मुक्त उसका जीवन हो, ऐसा जीवन हो जो स्वच्छंद जीवन हो और पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण ऊर्जा के साथ वो अपने चहुमुखी विकास के लिए कार्य करे, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने चहुमुखी विकास, अपने परिवार के विकास, समाज और देश के विकास के लिए करे। लेकिन आज का युवा नशे की गिरफ्त में आने के चलते पदभ्रष्ट हो चुका है। जाहिर तौर पर ऐसे में काम करने की जरूरत है, बीमार पर नहीं बीमारी पर काम करने की जरूरत है। आपको लगता है कि नशे का कारोबार करने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कसने से पहले जरूरी है कि अपने समाज के युवाओं को जागरूक किया जाए, उन्हें ये जहर कैसे उनके शरीर, न सिर्फ शरीर बल्कि उनके पूरे जीवन पर असर डाल रहा है, उसको उन्हें परिभाषित किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, निकट भविष्य में आपका जीवन कैसा होगा। जाहिर तौर पर हमें जरूरत केवल नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने की नहीं है, हमें ऐसे युवाओं की भी काउंसलिंग करने की जरूरत है जो नशे की गिरफ्त में है या जो इस नशे के कारोबार के जो इस नशे को कंज्यूम करने के लिए, इस नशे का उपभोग करने के लिए या हुक्का बार जैसे जगह को मॉडर्निटी का मानदंड मानकर उस ओर आकर्षित होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें समझाने की भी जरूरत है। अनुराग जी। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी कानून बनाना या जो नशे के कारोबारी हैं उन पर हम सख्ती करें, उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि हम अपने युवाओं को अगर हम जागरूक कर ले जाते हैं और नशे की बुराइयों के बारे में उन्हें समझा ले जाते हैं कि नशे के दुष्प्रभाव में आने के बाद आपका पूरा जीवन किस तरीके से तबाह हो जाता है, अगर ये समझाने में सफल हो जाते हैं तो शायद हमें और चीजों की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए
कि हम युवाओं के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाएं और जिसके अंतर्गत हम नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं, नशे से कैसे बचा जा सकता है और नशे की गिरफ्त में आने के बाद किस तरीके से जीवन बर्बाद होता है, इन चीजों को अगर हम उन तक पहुंचाएं और उन्हें जागरूक करें तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता इस दिशा में हमें मिल सकती है। इसके अलावा मैं एक ध्यान अनुराग जी और आपका खींचना चाहूंगा। अभी एलियोपैथी की बात हमारे साथ हो रही थी संजीव की। संजीव जी, आज एलियोपैथिक की दुकान पर चाहे वो खांसी का सिरप हो या नींद की सोने की दवा हो या कोई पेन किलर हो, पेन किलर के नाम पर, रात को चैन भरी नींद के नाम पर, खांसी से मुक्ति दिलाने के नाम पर, कफ को दूर करने के नाम पर तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां, और खासतौर पर मैं चाइना का नाम लूंगा, जो कफ सिरप हमारे देश में जिसकी कीमत 70-80 रुपए होती है, चाइना की कंपनी आती है उसको 20, 25, 30, 40 रुपए में बेचती है। और जाहिर तौर पर सस्ता है तो ज्यादा, हाँ, जाहिर तौर पर ज्यादा बिकेगा और जो उपभोक्ता है उसकी रीच में भी आएगा, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है खरीदने की, उस रेंज में भी आएगा जाहिर तौर पर। और मल्टीनेशनल कंपनियां, चाइना बेस्ड कंपनियां हमारे देश में दवाइयों के नाम पर नशा परोस रही हैं। और एक बार इन कफ सिरप की, इन चैन की, नींद सोने वाली इन टैबलेट्स की, पेन किलर्स की एक बार आदत पड़े तो वो जिंदगी भर नहीं छूटती है। और मैं आपको सैकड़ों ऐसी कंपनियां गिनवा सकता हूं जो केवल और केवल इस नशे के कारोबार को मेडिकल के नाम पर कर रही हैं, दवाइयों के नाम पर कर रही हैं। और आप भी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा माफिया मेडिसिन माफिया है कि पहले आप उसकी लत लगवाते हो, पहले आप बीमारी पैदा करते हो और फिर उसका इलाज बेचते हो और अरबों रुपए कमाते हो। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ये देखिए, ये सारी चीजों का बहुत सरल और सटीक उपाय जागरूकता है। लोग जब जागरूक होंगे कि मेडिसिन के बहाने इस तरीके की दवाएं हमको उपलब्ध कराई जा रही हैं और इससे हम आगे इनके एडिक्ट हो जाते हैं, इनके आदी हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति, युवा उस चीजों से दूर होगा। और ये जो एक नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, इनका ये नेटवर्क अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि जब इनके खरीदार नहीं उपलब्ध होंगे तो निश्चित रूप से ये नेटवर्क धाराशायी होगा। तो जागरूकता का इन सारी चीजों में बहुत ही अहम रोल है। और चूंकि युवा वर्ग ऐसा वर्ग है जो खास तौर से जो बहुत सी चीजों को केवल इसलिए उसे नहीं मालूम होता है कि इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, आगे चल के इससे नुकसान क्या होंगे, और वो केवल एक बार ट्राई करने के नाम पर या किसी ने एडवाइस कर दिया कि आपकी ये प्रॉब्लम को इस दवा से या इस ड्रग से दूर किया जा सकता है, तो वो ले लेता है और धीरे धीरे वो इसका आदी हो जाता है। तो अगर हम उसको इन सारी चीजों के बारे में जागरूक करते हैं तो निश्चित रूप से वो नशे का जो कारोबार एक उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है उसको रोकने में बड़ी सफलता मिलेगी। जी, जाहिर तौर पर अनुराग जी, बहरहाल आपसे जानना चाहूंगा, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो मुहिम चलाई है नशे के कारोबार के खिलाफ और नशा करने वालों के खिलाफ और नशे का कारोबार करने के खिलाफ, इस मुहिम को आप किस तरह से लेते हैं? क्या ये मुहिम वाकई नशे के कारोबार को रोकने में सक्षम है या नाकाफी है? नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही अच्छी पहल की है, क्योंकि देखिए अब इस काम को बहुत ही गंभीरता के साथ करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश कल पंजाब जैसे राज्य की स्थिति में न पहुंचे। इसके लिए हमें जरूरत है कि अभी से हम नशे को लेकर सख्ती करें, और इसके लिए केवल कानून बनाने की जरूरत नहीं, हमें उसके लिए सपोर्टिंग स्टाफ देने की भी जरूरत है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के बाद पूरा सेटअप किस तरीके बनेगा, कैसे वो 3 रीजन में इसे बांटा गया है, और उसके बाद उसमें आपके बाराबंकी में और गाजीपुर में इसके थाने खोलने की बात हुई है। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा अंकुश लगेगा नशे के कारोबार पर। जी, निश्चित तौर पर अनुराग जी हमारे साथ जुड़े, जाहिर तौर पर आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और अपने इस कार्यक्रम के जरिए समाज के उन तमाम युवाओं को ये संदेश देने की हम जरूर कोशिश करेंगे
कि नशा आपके जीवन को शून्य करता है। नशा आपके दिमाग में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस को पैदा करता है जिसका असर दूरगामी देखने को मिलता है। और एक स्टडी के दौरान मैं आपको बता दूं कि यदि आप नशे से जुड़े हुए तमाम शोध पर यदि आप उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, तो तमाम जो देश के नशा मुक्ति केंद्र हैं वहां पर जितने भी लोग भर्ती हैं उसमें से 99% जो लोग हैं वो सूखा नशा करने वाले, यानी कि चिलम के जरिए, सिगरेट के जरिए, सूंघने के जरिए करने वाले लोग भर्ती होते हैं। तभी उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि वो आपके दिमाग को शून्यता की तरफ ले जाते हैं और आपके भविष्य को खराब करते हैं। जाहिर तौर पर प्रकृति ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है, देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, बेहद खूबसूरत ये संसार है, तमाम रिश्ते हैं, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, खाने के लिए आपको मुंह दिया है, जीभ दी है, बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें इस संसार में ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको दी हैं, 2 हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, जाहिर तौर पर इतना अच्छा शरीर दिया है। और आज का आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि संसार के अंदर जितने जीव हैं सबसे समझदार यदि कोई जीव है तो मनुष्य है। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि 84,000 योनियों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई योनि है तो वो इंसानी योनि है। जाहिर तौर पर इस शरीर को कितनी बड़ी कल्पना शक्ति रही होगी कि इतनी आर्टरीज होंगी, एक आर्टरीज हार्ट में जाएगी, 2 आर्टरीज इधर से जाएंगी, एक आर्टरीज निकलेगी, खाना खाएंगे, रस बनेगा, रस से मेद बनेगा, मेद से मज्जा बनेगी, मज्जा से मांस बनेगा, मांस से हड्डी बनेगी, तमाम चीजें बनेगी, इतनी नसें होंगी, इतनी हड्डियां होंगी। आकाश गंगा से भी ज्यादा जो सेल्स हैं, जो सेल्स की संख्या है, आकाश गंगा में पाए जाने वाले सितारों से भी ज्यादा सेल्स की संख्या एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर होती है। जाहिर तौर पर इस शरीर की रचना के लिए प्रकृति की कितनी बड़ी कल्पना रही होगी, उसे आप चाहे ईश्वर का नाम दें, प्रकृति का नाम दें, नेचर का नाम दें, सतत विकास का नाम दें। जाहिर तौर पर सृष्टि की इतनी बड़ी संरचना ये मानव शरीर है, इसको चंद नशे के लिए, छोटे से आनंद के लिए, वो भी क्षणिक आनंद के लिए खराब ना करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं। दीजिए इजाजत, सहारा पाएं।